हेलो माय डियर फ्रेंड, इस वीडियो में हम बात करेंगे कोल इंडिया स्टॉक के बारे में। कोल इंडिया स्टॉक के बारे में मैंने वीकली टाइम फ्रेम यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया है। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि इस कंपनी का डिविडेंड यील्ड जो है वो 6% से भी ज़्यादा है। यानी कि अगर आप कोई इन्वेस्टर इस स्टॉक को खरीद कर बाई करके 5 ईयर या 10 ईयर के लिए होल्ड करता है तो ये बिल्कुल स्टॉक फ्री हो जाएगा। यानी कि उसको इतना डिविडेंड लगभग मिल जाएगा जितना इसने स्टॉक में बाई किया है, जितना इन्वेस्ट किया है 5 to 10 ईयर के अंदर। यानी कि आप स्टॉक फ्री हो जाएंगे और उसके बाद जो आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो आपका सारा का सारा प्रॉफिट हो जाएगा। अब बात करते हैं एंट्री की, कहाँ पर एंट्री ली जाए। जब स्टॉक प्राइस मूविंग एवरेज 50 के ऊपर वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग कैंडल से इस लाइन से दूर रहता है पिछले 50 वीक के एवरेज से, तो स्टॉक प्राइस थोड़ा सा ओवर वैल्यू हो जाता है, जो कि ये जो इंडिकेटर हमें समझाने की कोशिश करता है। तब देखिए यहाँ पर अगर आपने सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस के बेस पे या फिर डिविडेंड के बेस पर इस स्टॉक को बाई किया है तो भी आपको एक सही जगह पर एंट्री आपको ज़्यादा प्रॉफिट दे सकती है। जैसे कि ये पॉइंट है, अगर हाइपर बाई की गलती कर ली है तो एवरेजिंग के कुछ फैसले लिए जा सकते हैं। अदरवाइज आप इसमें अगर स्टॉप लॉस यूज़ करके रखते हैं तो फिर डिविडेंड यूज़ नहीं करते होंगे, आप ट्रेडिंग के बेस पर ही इस स्टॉक में आते होंगे। मैं सेबी रजिस्टर्ड नई इन्वेस्टमेंट की सलाह नहीं दे रहा हूँ, लेकिन चीज़ें किस तरीके से काम करें आप खुद भी देख सकते हैं। जब स्टॉक प्राइस मूविंग एवरेज 50 से नीचे है या फिर 200 से नीचे है तो उसको रेजिस्टेंस की तरह यूज करता हुआ आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी बन जाती है कि एक बॉटम पकड़े, जब स्टॉक प्राइस वापस इस पे आए तो एक अच्छी खासी एंट्री का डिसीजन लें। उसके बाद देखिए यहाँ पर प्रॉफिट, और अगर आपने इस स्टॉक को 2022 में भी बाई किया है, 23 में बाई किया इस प्राइस पर, तो अभी आप प्रॉफिट में भी हैं। इसके साथ साथ आपको काफ़ी अच्छा खासा डिविडेंड भी स्टॉक में मिल चुका होगा। आप भले इसके बारे में न्यूज़ जाके पढ़ सकते हैं। ये कंपनी टाइम टू टाइम एक अच्छा खासा डिविडेंड पे करती है, तो ये हर एक इन्वेस्टर की लिस्ट में जरूर मिलता है जो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं और यहाँ से उनको कंटिन्यू डिविडेंड मिलता रहता है। तो मुझे उम्मीद है चीज़ आपको एकदम अच्छे से समझ में आई है। अब आगे के टारगेट्स की बात करते हो तो आप इसमें पिवट इंडिकेटर यूज कर सकते हैं। तो टारगेट यही है कि स्टॉक प्राइस S1 और पिवट लाइन के बीच में अभी कंसोलिडेट कर सकता है। स्टॉक प्राइस आगे अभी थोड़ा सा इस रेंज में रह सकता है। अगर ये एक नई एंट्री आने वाले टाइम में किस तरीके से समझ में आती है, जब ये स्टॉक प्राइस 405 को ब्रेकआउट करके 431 के बीच में कंसोलिडेट करता है, 405 और 431 के बीच में कंसोलिडेट करके ब्रेक करेगा तो संभावना रहेगी कि हाँ स्टॉक प्राइस नए टारगेट दे सकता है। और वो रेंज ये है दोस्तों, ठीक है, ये मूविंग एवरेज 50 और ये पिवट लाइन, इसके बीच में कंसोलिडेट करके अगर पिवट लाइन को ब्रेक करता है तो फिर नए टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं, जिसमें हमारे 495 और 607 के टारगेट रहते हैं। तो मुझे उम्मीद है चीज़ हमें अच्छे से समझ में आई है। इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है, लॉन्ग टर्म का स्टॉक है। डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग अगर आप इसको देखेंगे तो आपको और भी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। पिवट इंडिकेटर को मैं हटा देता हूँ, तो यहाँ पर आप देखिए स्टॉक प्राइस किस तरीके से कंसोलिडेट कर रहा है। ठीक है, अभी इस रेंज में है, इस रेंज को ब्रेक करेगा तो आगे जाके एक रिट्रेस लेगा, 403 के ऊपर रिट्रेस लेगा, तो हमें समझ में आएगा कि हाँ स्टॉक प्राइस किस तरीके से आगे बढ़ सकता है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि 405 डेली टाइम फ्रेम भी यही चीज़ें हमें समझा रहा है। तो मुझे उम्मीद है चीज़ आपको अच्छे से समझ में आई है। अगर आप चैनल पर नए तो चलो वो सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक किए बिना बिल्कुल भी ना जाएँ। थैंक यू वेरी मच।